हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का राना केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में जो हमारा 5th लेक्चर है, इस लेक्चर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 100% लॉन्ग बनना ही बनना है। आज हम बात करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। किसकी बात करेंगे? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। तो आइए डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। सब लोग हेडिंग डालीजिएगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बताना भी चाहेंगे, जिनके पास फिजिक्स है तो ये लोग फिजिक्स में भी इसको पढ़ेंगे। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या। एक्चुअल में मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में दो बातें हैं, दो थॉट्स हैं। पहली क्या है कि इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल बिहेव करता है, काम करता है, और इलेक्ट्रॉन एज ए वेव। तो जो मॉडर्न थ्योरी है या जो आपका वेव मैकेनिकल मॉडल है या जो क्वांटम मैकेनिक्स है या क्वांटम फिजिक्स है, वो इलेक्ट्रॉन को वेव मान के चलती है। क्लियर? जो पुरानी थ्योरी हैं जैसे नील्स बोर की है, रदरफोर्ड की है, या उससे पहले तमाम जो मॉडल हुए, उसमें इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल माना गया और कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, परिक्रमा करता है, चक्कर लगाता है। क्लियर? ये पुरानी थ्योरी है या कह सकते हैं कि हमारा पुरानी विचारधारा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को माना गया कि वो विभिन्न कक्षाओं में क्या होता है, गति करता है। जबकि जो वेव थ्योरी है या जो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स है, वो क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन की कोई निश्चित जगह नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक पथ में काम करेगा, एक पथ में गति करेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन की एक प्रोबेबिलिटी, एक संभावना मानी गई कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है न्यूक्लियस के चारों ओर। क्लियर? तो श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में नहीं घूमता है, बल्कि क्या है, इसकी डिफरेंट प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि न्यूक्लियस के निकट इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाती है। क्लियर? अब बात थी सन 1926 की। 1926 में श्रोडिंगर ने क्या किया, एक वेव मैकेनिकल मॉडल डेवलप किया और उन्होंने क्या किया, एक इक्वेशंस दी। क्या दी? एक इक्वेशन दी। और वो इक्वेशन क्या थी? वो इक्वेशन थी डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साई बराबर 0। कुछ लोग इसको ऐसे भी पढ़े होंगे, डेल स्क्वायर साई अपान डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपान डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपान डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ई माइनस बी बराबर 0। ओके, ये श्रोडिंगर की इक्वेशंस है। इसको 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। वो हम सारी अभी डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल हम बोलना आपसे ये चाह रहे हैं कि श्रोडिंगर ने जो बात कही, वो बात ये कही कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर कोई फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर रहा है, एक फिक्स ऑर्बिट में नहीं घूमता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं भी हो सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेके क्या किया, श्रोडिंगर ने एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट को आइए लिख लेते हैं। आप सब लोग लिखेंगे, मैं बोले दे रहा हूं, आप लोग लिखिएगा। न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का अर्थ है संभावना, प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के पाथ को एक वेव की तरह ट्रीट किया, एक वेव की तरह ट्रीट किया, और इस वेव को और इस वेव को
निम्न इक्वेशन के द्वारा, निम्न इक्वेशन के द्वारा शो किया। जैसे आपने देखा होगा, आपने वेव यूनिट पढ़ी होगी फिजिक्स में, तो वहाँ पर वेव्स की कुछ इक्वेशंस होती हैं, क्लियर। तो वही लिखा है कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के पथ को एक वेव की तरह ट्रीट किया और इस वेव को निम्न इक्वेशन के द्वारा शो किया। तो ओवरऑल मैंने बात क्या कही कि श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव ट्रीट किया। उसने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक डेफिनेट ऑर्बिट में घूमता है, उसकी फिक्स ऑर्बिट्स हैं, सेल हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी रैंडम हो सकता है, उसकी कोई एक फिक्स लोकेशन या फिक्स जगह नहीं है, वो प्रोबेबिलिटी यानी एक संभावना है। अब ये जो इक्वेशंस थी उसको कौन सी वो इक्वेशन बनाई, देखिए हम उसके डेरिवेशन उसकी बात नहीं करेंगे कहाँ से आई, बस यहाँ इसका डायरेक्ट यूज है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन थी साई बराबर a sin 2 πx अपान लैम्डा। ओके, ये ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन थी साई बराबर a sin 2 πx अपान लैम्डा। तो इलेक्ट्रॉन के पाथ को उन्होंने क्या किया, एक वेव की तरह ट्रीट किया और इस वेव को क्या किया, एक इक्वेशन के द्वारा शो किया। वो इक्वेशन थी साई बराबर a sin 2 πx अपान लैम्डा। कहानी समझ में आ रही ना। इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसका क्या नाम रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। कहानी समझ में आई। अब बात आती है कि यहाँ पर ये सर टर्म क्या है। तो यहाँ पर साई के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। साई यहाँ पर कहलाता है वेव फंक्शन। साई क्या कहलाता है, वेव फंक्शन। इनकी सबकी हम बात करेंगे आगे बहुत डिटेल में। साई क्या है, वेव फंक्शन या इसको एम्पलीट्यूड ऑफ वेव भी कह सकते हैं। कहानी समझ में आ रही ना। यहाँ पर जो ए है वो एज ए कांस्टेंट काम करेगा, क्लियर। यहाँ पर एक्स जो है वो क्या है, एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर एक्स क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन। कहानी समझ में आ रही, यानी एक्स की दिशा में क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर जो लैम्डा है वो आपका है वेवलेंथ। ये सारे टर्म आप लिख लेंगे। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। और यहाँ पर जो आगे आपके आएंगे इसी में, चलो उसकी बात करेंगे, अभी बाई जेड भी आएंगे। तो ओवरऑल क्योंकि मैंने बताया था कि ये आपकी क्या है, ये आपकी 3 डायमेंशनल इक्वेशन आगे हम प्रूव करेंगे वाली, इस टाइप से इसका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर जो एक्स बाई जेड हैं ये आपके क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ेंगे एक्स बाई जेड। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे श्रोडिंगर ने जो वेव की तरह इलेक्ट्रॉन के पाथ को माना, उसके लिए इक्वेशन बनाई साई बराबर या मानी साई बराबर a sin 2 πx अपान लैम्डा। तो इसमें साई भी बता दिया वेव फंक्शन होता है या एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। यहाँ पर x के बारे में भी बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट x की दिशा में, लैम्डा बात की ये वेवलेंथ होती है, क्लियर। इसके अलावा साई को चलिए वेव फंक्शन, इसको फिर इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अब बात आती है कि श्रोडिंगर की इक्वेशन को कैसे प्रूव किया जाए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के पाथ को वेव माना और उसके लिए एक इक्वेशन बनाई, इस इक्वेशन को लेंगे और 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। बड़ी बात गौर से ध्यान दीजिएगा कि इस इक्वेशन का 2 बार डिफरेंशियल करेंगे। तो जो लोग बायो के हैं उन्होंने 11th या 12th में फिजिक्स में इसको पढ़ा होगा, और जो मैथ के स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए बड़ा इजी रहेगा। घबराइए ना, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो आप भी अच्छे समझ लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो। हिंदी में बोलेंगे इसका हमें अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो मैं यहाँ लिखूँगा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल, चाहे पूरा फुल फॉर्म लिख दो या DIFF हवा में एन टांग दो, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मुझे क्या करना, इस साई का डिफरेंशियल करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डी साई ओवर डी एक्स। ओके, इस इक्वेशन का डिफरेंशियल कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या आ जाएगा, डी साई अपान डी एक्स। चूँकि ए कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही रहेगा। और ये जो आपका साइन 2 πx अपान लैम्डा है, तो ध्यान रखिएगा, जो लोग जिन्होंने पढ़ा है तो उनको मालूम होगा साइन का जो होगा वो क्या हो जाता है, डिफरेंशियल कॉस हो जाएगा। और पूरा ये तो एंगल होता है,
तो ये तो वैसे ही आ जाएगा, ज्यों कहते हूँ 2 पाई एक्स अपान लैम्डा, तो क्या हो जाएगा a साइन का कास और पूरा ज्यों कहते हूँ ऐसे आ जाएगा। तो आपका लिखा साइन 2 पाई एक्स अपान लैम्डा, तो डायरेक्ट बदल जाएगा कास 2 पाई एक्स अपान लैम्डा। इतनी बात समझ आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अलावा अब इस एंगल का डिफरेंशियल होगा, तो ध्यान रखिएगा x का कितना हो जाएगा 1 x, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और क्या बचेगा 2 पाई अपान लैम्डा। ओके, तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, अभी आ जाएगा आपका डी साई ओवर डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, इसको लिख लो यहाँ पर a 2 पाई अपान लैम्डा कास 2 पाई एक्स अपान लैम्डा। क्लियर। अब यहाँ पर इसको देख लीजिएगा, इसको एक बार दोबारा फिर डिफरेंशियल करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला कि इसको दो बार डिफरेंशिएट किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। तो पहला आपको समझ में आया, पहली बार में जो डिफरेंशियल होगा डी साई, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है वो टर्म नीचे आएगा, तो डी साई अपॉन डी एक्स, ए रहेगा, साइन का किस में बदल जाएगा कास में, फिर इस एंगल का डिफरेंशियल होगा, इस एंगल में एक्स का 1 हो जाएगा, और 2 पाई अपान लैम्डा चूंकि कांस्टेंट है ये तो 2 पाई अपान लैम्डा रहेगा। इसको पहले लिख दिया तो ए 2 पाई अपान लैम्डा, और ये अब इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये d2 साई अपान डी एक्स स्क्वायर। ओके, बराबर ये तो ऐसे ही रहेगा a 2 पाई अपान लैम्डा। अब देखिएगा साइन का कास होता है, जब कास का करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन 2 पाई एक्स अपान लैम्डा। समझिएगा कि जब साइन का डिफरेंशियल कास और कास का माइनस साइन, फिर क्या होगा इस एंगल का होगा, तो ये जो एंगल है इसमें x का 1 हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में बचेगा क्या 2 पाई अपान लैम्डा। ओके, यहां तक समझ में आ गई ना। अब इसके आगे कैसे करना है वो देखिएगा। देखिए, तो यहां तक आपका आ गया रिजल्ट। अब देखिए आगे, तो ये आ गया आपका d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर, इस माइनस को पहले लिख लो, अब यहाँ पर a रहेगा। अब देखिए 2 पाई अपान लैम्डा, 2 पाई अपान लैम्डा तो मल्टीप्लाई होगी, तो 2 और 2 की गुणा 4 पाई पाई स्क्वायर लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a 2 पाई अपान लैम्डा, 2 पाई अपान लैम्डा मल्टीप्लाई होगी तो इतना आ जाएगा, और कितना आ जाएगा साइन 2 पाई एक्स अपान लैम्डा। कहानी इतनी समझ में आ गई। अब आगे देखिएगा, अब आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी ये है, ये हो गया d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस a और साइन 2 पाई एक्स अपान लैम्डा, और इसको इधर मैं लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ वही पता चल जाएगा। अब सब लोग समीकरण फर्स्ट को देखो, जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी वो क्या थी, ये थी ना। देखो साई बराबर a साइन क्या था 2 पाई एक्स अपान लैम्डा, क्या था 2 पाई एक्स अपान लैम्डा। अब देखिए ये आपकी क्या है इक्वेशन फर्स्ट, a साइन 2 पाई एक्स अपान लैम्डा, ये किसके बराबर होता है साई के बराबर होता है, तो इस चीज़ को यहाँ से हटा दो, क्या आ जाएगा a आ जाएगा d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस, इसकी जगह कितना आ जाएगा साई 4 पाई स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर। भैया ये लॉन्ग में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा ध्यान से इसको समझो। d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर ये कितना आ जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इंटू साई। अब करना क्या है वो समझिए आप, करना आपको ये है कि तुरंत यहाँ डी ब्रोंगली इक्वेशंस को लिखिए, तो लिखेंगे फ्रॉम डी ब्रोंगली इक्वेशन। सबको याद है क्या है, बोलो बोलो यस, लैम्डा बराबर एच अपान एम बी। क्या कर दीजिए यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर अपान एम स्क्वायर बी स्क्वायर। हो गया। अब करना क्या है, इस लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देंगे, इसको समीकरण 2 दे दो, तो जब ये यहाँ रखोगे लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू तो ये आ जाएगा d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4 पाई स्क्वायर साई अपान लैम्डा स्क्वायर जगह रखिए ये वैल्यू, तो ये हो जाएगी एच स्क्वायर अपान एम स्क्वायर बी स्क्वायर। इतनी कहानी समझ में आई। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि इन सबको इधर ले आइए, इसका पक्षांतर कर दीजिए, तो हो जाएगा d2 साई
ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई अपान एच स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0। इतनी आपकी कहानी समझ में आ गई ना? क्लियर। काम करें, इस पूरे टर्म को आप ऊपर भेज दो तो क्या आ जाएगा, d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर बराबर 0। क्लियर। इतनी कहानी आपके समझ में आ गई। अब देखिए इसके आगे की कहानी। इसके आगे की जो कहानी है वो कहानी ये है कि d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई अपान एच स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 बोल दो, 2 तो हो गई, ये तीसरी आपकी इक्वेशन हो गई। अब जरा देखो, चूंकि आपको मालूम है, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन के अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी E बराबर उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होती है? मोशन के कारण। पोटेंशियल एनर्जी सबको मालूम है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स के कारण। ओके, अब जरा समझिएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ केवल सिंबल यूज किया गया v। ओके, v को इधर ले आइए तो E माइनस बी बराबर आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर। 2 को इधर भेज दीजिए तो 2 ब्रैकेट में E माइनस बी mb स्क्वायर। अब क्या करो, m से मल्टीप्लाई इधर कर दो, m से मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 2m E माइनस बी और m mb स्क्वायर। m से मल्टीप्लाई इधर भी करनी है और इधर भी करनी है तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा mm एम स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ओवरऑल आप एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो m स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू मिली है वो किसके बराबर आई है, वो इसके बराबर आई। तो इसको उठा के इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई अपान एच स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, कितनी आएगी, 2m E माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई ना? तो हमारा क्या मिल गया फाइनल रिजल्ट, d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूनी गुणा हो जाएगी 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस बी साई अपान एच स्क्वायर बराबर 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। क्लियर। ये आपकी इक्वेशन श्रोडिंगर 1 डायमेंशनल बोली जाती है। इसको क्या कहते हैं, यानी कि श्रोडिंगर 1 डायमेंशनल इक्वेशन, क्योंकि आपका एक्स टर्म आ रहा ना, तो एक्स टर्म आने की वजह से इसको क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर, यानी इट इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कहानी समझ में आ रही है? यानी इसमें आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम x, यानी एक x कोऑर्डिनेट काम कर रहा है ना भाई। आपके 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं x, y, z। तो चूंकि x टर्म आ रहा है इसलिए इसको क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अगर आपको 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव बनाना है तो 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर 3 डायमेंशनल, तो यहाँ लिख देंगे फॉर 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल के लिए क्या करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस d2 साई ओवर डी वाई स्क्वायर, d2 साई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस बी साई अपान एच स्क्वायर बराबर 0। तो अगर एग्जाम में देखिए, एग्जाम में 1 डायमेंशनल नहीं आता है, वो डायरेक्ट कहेगा 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल जब कहे तो क्या करना है, यहाँ तक तो प्रूफ कर ही देना है, उसके बाद फिर लिखेंगे फॉर 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और क्या कर देना है, x अगला y टर्म शामिल कर देंगे, उसके बाद z टर्म, तो हो जाएगा श्रोडिंगर 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन। इस तरीके से हो जाएगा। इसको एक तरीके से और इसको लिखा जाता है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसको कैसे लिखते हैं। क्लियर, उसको भी यहीं पे समझ लेते हैं।
एक साथ। अब देखिए यहाँ पे एक नया टर्म हम शामिल करते हैं जिसको लाप्लासियन ऑपरेटर भी कहा जाता है। क्लियर? जिसको क्या कहते हैं? लाप्लासियन ऑपरेटर। तो ध्यान रखिएगा, एक टर्म नया यहाँ से आज जान लीजिए, इसको पढ़ते हैं डेल स्क्वायर। क्या पढ़ते हैं? डेल स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपान डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपान डेल जेड स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपको कुछ लोग कहेंगे डी, नहीं, डी या डेल लगभग एक ही होता है, इसका अर्थ भी पार्शियल डिफरेंशियल होता है, इसका भी अर्थ पार्शियल। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर इसको इसमें चेंज करें तो यही बन जाएगा आपका डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस बी साई अपान एच स्क्वायर बराबर 0। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका कन्वर्सेशन कुछ हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने जाना कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे प्रूव किया जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जब बन गई हुई 20 मिनट की।